गारंटीड 35 मार्क लेके जाओ यार। जो बता रहा हूं ये साइंस 1 का वन शॉट वीडियो है। पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक आपको रिव्यू देखने मिलेगा। और जो बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया आपको गारंटीड साइंस 1 में 35 या उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ध्यान देना, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं आप लोग को वो सब टॉपिक अच्छे से करना है, याद करना है। और आपने पूरे साल भर तो मेहनत किया हुआ है, तो खाली मैं यहाँ पे आपको एक रिफ्रेशमेंट बताऊंगा कि किस तरह चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करके आप अपना काम कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, दैट इज ग्रेविटेशन। देखो माय डियर, ग्रेविटेशन चैप्टर हमारे पास है और ये सारा चीज़ आपको करना है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे है सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन काफी सिंपल सा है, आप डेफिनेशन लर्न करना। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केपलर्स लॉ। केपलर बाबा वाला क्वेश्चन बच्चा लोग हमेशा आता ही रहता है। तो केपलर्स लॉ के 3 लॉ है और इसका एक डायग्राम भी है। तो डायग्राम को भी आप समझना, बिकॉज कभी कभी डायग्राम दे देगा और बोलेगा डायग्राम को आइडेंटिफाई करो और इसके ऊपर लॉ लिख के दिखाओ। तो डायग्राम से आपको बताना है केपलर के 3 लॉ है, 3 मार्क का मोटा मोटा क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, अगर मान लो इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो इस पे जो थर्ड लॉ है ना उस पे कभी कभी ये इक्वेशन वाला सवाल आता है कि केपलर का जो थर्ड लॉ था उसका इक्वेशन क्या था। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अभी हम सब जानते हैं अगर हमें प्रोपोर्शनल के साइन हटाने तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कांस्टेंट वर्ड हम लोग ABCD का कोई भी लेटर ले सकते हैं, बट जैसा कि अभी मेरे पास केपलर बाबा की बात हो रही तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ABCD का अल्फाबेट K। सो क्या करूंगा यहाँ पे मैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू KR क्यूब। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। फिर चाहिए तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो K के फॉर्म में। तो ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू K। इस तरह आपको इक्वेशन के साथ आपका आंसर फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में इसका स्टेटमेंट देने के बाद ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हो बच्चे लोग, फॉर्मूला भी मेंशन करना। वापस से बोलता हूँ, अगर मान लो इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन आपका 1 मार्क का बन सकता है। फॉर्मूला देखो काफी सिंपल सा है, F इक्वल्स टू G m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये इसका इक्वेशन है, ये इसका फॉर्मूला है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि यहाँ पे जी का मतलब ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी अच्छे से पढ़ना। चलो मतलब ये 2 हमारे मोस्ट प्रोबेबल और पक्के वाले क्वेश्चन से, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अगला आते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये भी अच्छा टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी आराम से बच्चे लोग आप लोग 4 पॉइंट्स मिनिमम प्रिपेयर करना और ये भी आपका आंसर अच्छे से तैयार हो जाएगा और ये भी आपका काम हो जाएगा। फिर हमारे पास कुछ आसान क्वेश्चन भी है, मास और वेट। पहले आप इसका डेफिनेशन याद करना, एक लाइन का रहेगा, 2 लाइन का रहेगा, वो याद करोगे। फिर बाद में आपको बताना है इसका SI यूनिट। अब SI यूनिट क्यों बता रहा हूं बच्चों, अगर मान लो इस पे बड़ा क्वेश्चन फिर नहीं फंसा तो MCQ बेसिस पे कभी कभी SI यूनिट पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मास का जो SI यूनिट होता है kg किलोग्राम, और वेट का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। याद से ये सब चीजें नोट कर लो, लिख लो, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर हमारे पास अगला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन याद करना है और ये रहा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बच्चा लोग याद कर लेना, कभी कभी ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। फिर हमारे पास है फ्री फॉल, ये डेफिनेशन 1 मार्क का याद करना। और अक्सर करके ये चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं खाली वही न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आपका पूरा कवर हो जाएगा। ऑलराइट, कुछ और बातें मेरे पास है। ये आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है, द वेट ऑन मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। मतलब ये जो 1/6 है ये आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको ये 1/6 याद करना, ये मून और अर्थ वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट आया तो आपका सही जवाब रहेगा 1/6। एक और क्वेश्चन जो आपको हाईलाइट करना है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ G इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको बताना है कि भाई G के वैल्यू 0 क्यों है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो इस पे भी आपको ज्यादा नहीं 4 से 5 पॉइंट याद करना है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, इसको याद करके आपका आंसर यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको चैप्टर नंबर 1 से करनी है। अब बात करेंगे सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर मेरे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दोस्तों शेयर करो अपने दोस्तों को भी यार, सबका ज्ञान बढ़ाओ, सबको मौका मिले मार्क्स लेने का। चलो बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको बताता हूं इसको आप किस तरह और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ध्यान देना,
सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रियाड्स। इसका आपको डेफिनेशन बताना है। ट्रियाड्स का जो एक साइंटिस्ट था उसके ऊपर एक डेफिनेशन बनाया और उसका एक एग्जांपल का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इसका एग्जांपल है। तो आपको ये दो चीज यहाँ पे ध्यान देना है। फिर एक लाइन है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल सजा रहा था तो उसने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो उस वक्त मेंडलीव भैया ने 63 एलिमेंट्स अरेंज किए थे। नोट करना, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन ये बन सकता है 63 एलिमेंट्स। आगे देखो, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसी तरह हमारे पास एक आता है डीमेरिट्स, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान देना है, दोनों में से कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, मेरिट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का और डीमेरिट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो दो मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको दोनों में मिनिमम 4-4 पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें हमारे पास जो मेरिट में से थे, जो कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मेरिट भैया कैसा कहना था, एक एलिमेंट था एका बोरॉन, जिसका नामकरण नहीं हुआ था, वो बोरॉन जैसा दिखता था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, एका बोरॉन। फिर सुनने में ऐसा लगा ना यार, अबे एका बोरॉन क्या नाम है, एक बोरॉन और एक एका बोरॉन। तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने मिलजुल कर फैसला लिया, चलो इसका नाम हम लोग चेंज करेंगे, और इसका नया नाम क्या बन गया हमारा, स्कैंडियम। तो हमारे में पढ़ा एका बोरॉन का जो नया नाम है स्कैंडियम। उसी तरह एका एल्यूमिनियम का नाम है गैलियम, एका सिलिकॉन का नाम है जर्मेनियम। ये सारे क्वेश्चंस बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना याद से। फिर उसके बाद आते हैं हम नोबल गैस के ऊपर। ये भी हमारे मेरिट्स में एक पॉइंट था। नोबल गैस ग्रुप 18 जीरो ग्रुप इनर्ट गैस भी कहा जाता है। यानी मेंडलीव के जमाने में उसने वो टाइम की नोबल गैस कौन कौन से डिस्कवर किया था, हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। और कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव, जिसमें फाइंड द ऑड मैन आउट रहेगा, 3 आपको ये दिया रहेगा, मान लो चौथा उसमें डाल दिया उसने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला, तो अगर फ्लोरीन डाल देगा तो आपको फ्लोरीन को यहाँ पे अलग करना है, समझ रहे हो। इस तरह आप लोग को काम करना है। आगे बढ़ते कुछ और हमारे पास सवाल है, ये एक लाइन और नोट करना एमसीक्यू के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। तो आपका सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन देगा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह। तो आपका सही जवाब यहाँ पे बनेगा एटॉमिक नंबर। इसको भी याद से नोट करना। अब आते हैं हम हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। तो उसका हम लोग ओवरव्यू का कुछ क्वेश्चन आंसर समझते हैं। देखो, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं, और उनमें टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, जिनको हम बोलते हैं SPDF। 4 ब्लॉक्स है हमारे पास, SPDF। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। आपने सुना होगा हम लोग PDF तो बार बार बोलते रहते हैं, PDF फाइल। अब यहाँ पे लगा है S, तो S से क्या याद करोगे, अपना सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस। तो क्या बोलोगे, साइंस का PDF। आपको याद हो जाएगा SPDF। ये हमारे 4 ब्लॉक्स हैं। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, 18, और पीरियड्स कितने हैं, 7। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जो ऐसे आप अगर टेबल काउंट, रो काउंट, ऐसे जो कॉलम अगर काउंट करोगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। और पीरियड्स क्या होंगे, अगर आप ऐसे जो हमारे क्या बोलते हैं लाइन्स रहेंगे, उनको अगर काउंट करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड, जो एज अ रो की तरह काम करते हैं। यानी जो ऐसे हैं वो कॉलम, और जो ऐसे हमारा पीरियड्स, वो आपको बताना है। तो हमारे पास है 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। कुछ और बातें, डी ब्लॉक का एक और नाम भी है, इसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी आपका बच्चा लोग एमसीक्यू सवाल बन सकता है या ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है एग्जाम में, फिर भी एक बार नोट कर लो। ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये इसके नाम है। तो अल्कली और अल्कलाइन में फर्क है, फर्क समझना। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। फिर हमारे पास है ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन। अब इस हैलोजन के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है, तो आप नोट करना। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब नीचे अगर आप देखोगे मैंने सॉलिड लिक्विड गैस लिखा हुआ, तो बोलने मतलब क्या है, आम टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर पे जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड के फॉर्म में, और आयोडीन होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव का बन सकता है। मैं आपको बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चे लोग, बिकॉज यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। तो आप ईमानदारी से अगर ये सब चार्ट करके जाओगे, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो आप बिल्कुल फंसने वाले नहीं हो, आराम से आप क्वेश्चन निकाल लोगे।
ये एक चीज हो गया। अब अच्छा, सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कितना आना चाहिए? पूरे एलिमेंट का नहीं चाहिए हम लोग को, बस एक से लेके 20 एलिमेंट तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को मालूम होना चाहिए। उसका मतलब क्या होगा कि आपको मालूम होना चाहिए पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड वाले में 8, फिर वापस से 8। तो ये जो ट्रेंड है इसके अंदर एलिमेंट्स, इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, किस तरह करेंगे, वो चीज आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको देखो 2 एग्जांपल से किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बच्चा लोग आते हैं 3-3 मार्क्स के। क्वेश्चन ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो मेरे पास और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है मेरे पास, तो बोलेगा इसका एटॉमिक नंबर, पीरियड और ग्रुप फाइंड करो। तो मैं आपको करके दिखा दो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी ये नंबर दिया हुआ उसको आप ऐड कर लो। अगर मैं ऐड करता हूं 2 + 8 + 1 तो कितना हो गया 11। तो मालूम ये पड़ा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो रहेगा मेरे पास 11 कैसे हुआ, तीनों को बस आपको ऐड कर देना है। सेकंड बोल रहा है फाइंड पीरियड, ये कौन से पीरियड में आता है। पीरियड मतलब जो भी हमने देखा ना 7 पीरियड हमारे पास होते हैं, तो ऐसा ये कौन से पीरियड में आता है। तो पीरियड निकालने का तरीका देख लो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। यानी जितना कॉमा के बाद डिजिट्स मतलब जितना डिजिट्स यहाँ पे दिखाया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, दैट मीन इसका आंसर क्या है 3, ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। एक चीज और, 11 तो हो गया इसका एटॉमिक नंबर। क्या आप जानते हैं इस 11 का एलिमेंट एक्चुअली है कौन? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है हमारा फेवरेट सोडियम। ठीक है, बहुत लोग इसको दुलार से सोडियम भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका आंसर हमारा है सोडियम। फाइंड पीरियड में आपका इसका आएगा 3 कैसे है आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे मान लो अगर सिर्फ रहा 2,6 तो वहां पे सिर्फ 2 ही डिजिट है तो 2,6 के हिसाब से बनेगा बस 2 पीरियड। यानी जितना नंबर यहाँ पे यूज होगा उतना उसका वो पीरियड होता है। अब आते हैं ग्रुप क्या रहेगा। तो अगर आप केयरफुली देखोगे 2 और 8 10 हो गया, तीसरा मेरे पास यहाँ पे आया है 1। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ओवरव्यू करते हो तो आपको ये मालूम पड़ेगा जो हमारा 11 नंबर वाला एलिमेंट होता है वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। यानी इसका आंसर क्या आएगा, ग्रुप 1। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह आपको यहाँ पे 3 मार्क्स बन गए। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, इसको भी आपको फटाफट करके दिखाता हूँ। इसको अगर ऐड करो 2 + 8 + 7 तो कितना मुझे यहाँ पे मिलेगा 17। तो 17 में कौन सा एलिमेंट होता है हमारा, क्लोरीन। इसका पीरियड क्या रहेगा देखो जरा, 1 2 3 आया तो उसका भी पीरियड हमारा क्या रहेगा 3। लेकिन अब इसका ग्रुप क्या रहेगा, तो इसका देखो 7 पे आया तो उसका ग्रुप क्या रहेगा। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ये 17 हमारा हैलोजन ग्रुप वाला है और हैलोजन ग्रुप कितना होता है हमारा 17। तो आपका आंसर देखो यहीं पे दिया हुआ था, तो इसको हम लोग लिखेंगे ग्रुप 17। तो इस तरह बच्चों लोग 3 मार्क के 3 आसान क्वेश्चन आपको सॉल्व करने मिलेंगे। और एक और खास बात, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो टेक्सुअल हमारे गिव साइंटिफिक रीजन है ना, उसमें से ना एक गिव रीजन आता ही आता है। तो जो भी वहां पे 4 या 3 गिव रीजन दिए बच्चे लोग अच्छे से करके जाना, उनमें से एक गिव रीजन पक्का फंसेगा। बच्चे लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आप बाद में आराम से इसको रेफर करो। दोस्तों को शेयर करते रहो यार। थर्ड चैप्टर देखते हैं फटाफट। 2 चैप्टर अभी हमने देखा, तो आप लोग बराबर करते रहो यार, मजा आएगा। अब आते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में देखो थोड़ी कंटेंट है, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन फंसेंगे, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। थर्ड चैप्टर का नाम हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने देखा रहेगा हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और उनके नाम क्या है, मेरे पास 4 टाइप्स है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात सुन लो बच्चों लोग, कभी कभी क्या होता है ना इसके अंदर ना, डायरेक्ट टर्म से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एक्सप्लेन करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर इसका डेफिनेशन बोलोगे और रिएक्शन दिखाओगे। और कभी कभी क्या होता है ना, आपको वो रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है आपको, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा ताकि आपको लाइव प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। देखो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट, 2 हमारे पास क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, या 2 बोल दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं मेरे पास। एक हमारे पास है अमोनिया और एक हमारे पास है HCl। तो ये बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो वर्ड में ही आंसर छुपा हुआ है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड कर दो। तो कैसे कंबाइंड करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ आ गया 1 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखो मेरे पास कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया मेरे पास 4। तो यहाँ बन जाएगा NH4। कभी भी नंबर को हम लोग उस एलिमेंट के नीचे लिखते हैं। क्लोरीन मेरे पास कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास Cl। तो पता ये चला हमारे पास ये 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होके मुझे यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म किए,
एंड देयरफॉर इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में बताओगे भाई ये कंपाउंड का नाम क्या है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, वर्ड में वापस आंसर छुपा हुआ। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अलग कर दो। मतलब एक जगह हम लोगों ने पैचअप करवाया तो अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, ब्रेकअप करवाएंगे। तो ब्रेकअप से बात करेंगे यहाँ पे। तो डीकंपोजिशन देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट दिया हुआ है, इसका नाम है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम लोग उसको, अच्छा यहाँ पे देखो छोटा सा ट्राइंगल का मैंने सिंबल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल का सिंबल का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, तो CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट दूंगा तो ये दो मॉलिक्यूल में अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। तो एक बन जाएगा मेरा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और एक बन जाएगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक Ca था तो एक C यहाँ पे आ गया, एक कार्बन था तो एक कार्बन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मेरे पास देखो 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा और 2 ऑक्सीजन इसके पास आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर कुछ बातें आपको समझ में ना आ रही हो बच्चों वीडियो को रिवाइंड कर लो ताकि आपको वापस से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी वापस से नाम में आंसर दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जगह की अदला बदली। तो देखो जगह की अदला बदली यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है CuSO4 और इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट। इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग आयन के साथ, तो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसका डेफिनेशन बताओगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉपर और सल्फेट को अलग कर देंगे। देख रहे हो, मतलब कॉपर और सल्फेट को अलग करेंगे तो दो अलग अलग कंपोनेंट हमारा अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या होगा, Fe क्या करेगा, SO4 को ले लेगा तो ये बन जाएगा हमारा FeSO4 और ये हमारा कॉपर अलग हो गया, ये बन जाएगा हमारा कॉपर। समझ रहे हो, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जगह की अदला बदली। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना और ये आपका केमिकल रिएक्शन रहेगा। फिर हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो जगह की अदला बदली, डबल बार करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसके बीच में ब्रेकअप कराओ और इसके बीच में ब्रेकअप कराओ। समझ रहे हो कि नहीं। अब Ag के साथ पहले क्या है मेरे पास NO3। अच्छा एक चीज और, मान लो ये हमारा, अच्छा एक चीज और ना, Ag जो हमारा होता है पॉजिटिव आयन होता है, NO3 हमारा होता है नेगेटिव आयन। उसी तरह ठीक सोडियम हमारा होता है पॉजिटिव आयन और क्लोरीन हमारा होता है नेगेटिव आयन। तो क्या होगा, अदला बदली जब होगी तो जो अपोजिट चार्ज होंगे उनके पास क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो Ag के पास पहले NO3 था, अब Ag को क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। देखो Cl मिलेगा, तो अब ये हमारा बन जाएगा AgCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पे मेरे पास NO3 दिया हुआ है और तो यहाँ पे हमारे पास Na, तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा NaNO3। देखो नैनो कार जैसा दिख रहा है बट नैनो कार नहीं, वो उसको हम लोग बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। तो चलो ये चीज ध्यान देना आप लोग कि इस तरह हमारे पास 4 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन के साथ एक एक रिएक्शन आपको देना, और कभी कभी एग्जाम में रिएक्शन दे देगा और आपको उस रिएक्शन से आपको पहचानना रहेगा भाई कौन सा टाइप का रिएक्शन है। अच्छा और क्या हमारे पास देख लो, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। आसान कॉन्सेप्ट है। थर्मिक का मतलब क्या होता है, देखो थर्मिक दोनों जगह वर्ड आ रहा है। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, एंडो का मतलब वो होता है जहां पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जब एब्जॉर्ब कराएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब फिर क्या होगा, जब ये एब्जॉर्ब हुआ उसका मतलब क्या होगा, रिलीज होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सो का मतलब होता है रिलीज, यानी रिलीज ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो दोनों भी एकदम फेमस क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके जाना। फिर हमारे पास आता है कैटलिस्ट का डेफिनेशन, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आप देख लेना बुक में। फिर हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका भी डेफिनेशन बताना है और इसका भी एक एक केमिकल रिएक्शन बताना है। और फिर हमारे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी ये रिडॉक्स वर्ड आया कैसे देख लो फटाफट। ये रिडॉक्स वर्ड बना है 2 वर्ड से, एक वर्ड है रेड, रेड का मतलब है रिडक्शन, और एक वर्ड है ऑक्स, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो दोनों का मिला के क्या बन गया हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर आपको डेफिनेशन याद करना है कोरोजन का। फिर हमारे पास एक रस्ट का फॉर्मूला है, तो ये है रस्ट का फॉर्मूला। कभी कभी इस रस्ट का फॉर्मूला भी सवाल में पूछा जाता है, तो ये रस्ट का फॉर्मूला आपको याद करना है। फिर हमारे पास एक टॉपिक और है रैंसिडिटी का। रैंसिडिटी क्या होता है, ये भी 2 लाइन का आंसर है, ये सब आप लोग कर लेना। और जो इसके साइंटिफिक रीजन है बच्चा लोग वो भी कर लेना, बिकॉज यहाँ से भी साइंटिफिक रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे हमारे 4th चैप्टर की इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो फट से। अब देखो आपको करना क्या क्या, यहाँ पे जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है और इसके अंदर क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं वो चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आई का मतलब होता है करंट,
Q का मतलब होता है चार्ज। तो वो सब चीजें आपको सर्किट डायग्राम में पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक डेफिनेशन है, आपके बुक में मिल जाएगा, उसको आप याद कर लेना। फिर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है अलॉय निक्रोम एज अ रेजिस्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीटर कुकर में, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और टंगस्टन वायर ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये आपका वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारे पास है शॉर्ट सर्किट, जैसे आपने देखा रहेगा आजकल बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, घरों में आग लग जाती है, तो वो होता कैसे है उसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, तो आप लोग वो पढ़ लेना अच्छे से। फिर हमारे पास आता है राइट हैंड थंब रूल, जिसको फेमसली कहा जाता है राइट हैंड अंगूठा रूल, ये आपको बताना है। फिर हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का देखो दोनों रूल है, राइट हैंड भी है और लेफ्ट हैंड भी है, तो फ्लेमिंग के दोनों में से कोई एक रूल एक्सपेक्टेड, यानी बोलने का मतलब क्या, चलो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा वजन देता है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर हमारे पास जो बड़े क्वेश्चन है 5-5 मार्क वाले में, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इनका आपको डायग्राम पता होना चाहिए, इनका वर्किंग क्या है और इनका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। लेकिन इनका आसान में मैं डेफिनेशन दिया हूं ताकि आप लोग उसको रिव्यू कर लो फटाक से। इलेक्ट्रिक मोटर वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिक मोटर वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होगा, देखो वर्ड ही बता रहा है, इलेक्ट्रिक को जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, तो कहां से मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आपने अक्सर देखा रहेगा जब गांव वगैरह में शादी ब्याह होता है तो वहां पे लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि रात के टाइम पे रोशनी पूरी बराबर बनी रहे। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। फिर हमारे पास है एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इसके बारे में आप लोग को 2-2 पॉइंट याद होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। फिर एक और एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डैश हर्ट्ज, तो आंसर है इसका 50 हर्ट्ज, ये 50 पे प्लीज नोट करना। फिर हमारे पास एक है सोलिनॉइड का डेफिनेशन, इतना चीजें आप लोग करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोस्तों में शेयर करते रहो, और अगर कुछ डाउट हो आप लोग को कमेंट करते रहो। बात करेंगे अब 5वें चैप्टर में। 5वां चैप्टर हमारा है हीट, जिसको बोलते हैं गर्मी। अब आपको देता हूं ठंडी, चैप्टर पहले देख लो अच्छे से यार। अभी देखो हीट में हमारे पास क्या क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा है, इसमें भी चीजें ज्यादा, इसमें बड़ा बड़ा है नहीं। अच्छा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट जितने भी आप देख रहे हो, देखो पूरा 10 चैप्टर अगर पूरा मान लो 10 चैप्टर आप कर नहीं पा रहे हो ना, तो अगर आपने ईमानदारी से कोई भी 9 या कोई भी 8 चैप्टर भी करके जाते हो, फिर भी आप आराम से 34-35 मार्क्स स्कोर करोगे। बाकी अगर पूरा आप कर सकते हो तो पूरा करके जाओ यार, मुझे तो ये भी लग रहा है अगर आपने ईमानदारी से पूरा काम कर लिया पूरा 40 आप लेके जाओगे, ठीक है। बात करेंगे हमारे हीट चैप्टर के बारे में। तो इसमें देखो सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, यानी एक क्वेश्चन बनेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर और एक क्वेश्चन बनेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर, तो दोनों क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज दिया हो ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि ये चीज है क्या, सॉलिड लिक्विड गैस। तो बोलने मतलब क्या, चलो अगर कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, जैसे मान लो मेरे पास आइस है, आइस को मैंने कन्वर्ट किया पानी में, यानी सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ये तो कन्वर्ट हो गया। भाई ये जो कन्वर्ट हुआ इसका कुछ ना कुछ तो नाम भी देना पड़ेगा ना प्रोसेस का। तो जब कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। ऑलराइट, तो इस हिसाब से आप लोग आंसर बना सकते हो एक बार, लेकिन टेक्स्ट बुक का या आप आपके नोट्स का डेफिनेशन देख लेना कि किस तरह से बना हुआ है। लेकिन आइडिया यही है, कोई भी सॉलिड अगर कन्वर्ट होता है लिक्विड में उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। अब उसी तरह अगर कोई भी लिक्विड है उसको मैं, जैसे मान लो मेरे पास पानी है, पानी को मैं हीट कर रहा हूँ तो वो उबल रहा है, उबलने के बाद गैस बना, गैस बनने के बाद उड़ गया, और आप देखते हो कि पानी का जो क्वांटिटी है धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले था 1 लीटर, मैं बार बार हीट कर रहा हूँ तो कम होते होते कितना हो गया 700 ml 600 ml इस हिसाब से। तो अगर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर है वेपराइजेशन, यानी लिक्विड से कोई भी चीज गैस बनती है इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ये वर्ड का इस्तेमाल करके हम अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन बना सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है वो है रेगुलेशन का, वो कर लेना। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है और इसका मैंने टेम्परेचर लिख के दिया है। 0 से 4 डिग्री में जो पानी का बिहेवियर दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और ये कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको प्लीज ध्यान देना। फिर हमारे पास आता है होप्स अपैरेटस,
होप्स अपैरेटस क्या होता है, ये जो हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था होप्स भैया ने, और इसका ही अपैरेटस था, देयरफॉर उसको हम लोग बोलते हैं होप्स अपैरेटस। तो इसका डायग्राम बड़ा सिंपल सा है, तो होप्स अपैरेटस का डायग्राम एक बार देख लेना किस तरह उसने ड्रॉ किया हुआ, और उसके बारे में 4-5 पॉइंट आप बता देना। और इसी के रिगार्डिंग एक ग्राफ भी है, तो उस ग्राफ को भी एक बार स्टडी कर लेना, और उसी के रिगार्डिंग आपको 2-4 पॉइंट आपको बनाने रहेंगे। फिर इसके बाद 2 आसान डेफिनेशन, ड्यू पॉइंट का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ये आसान है। यूनिट ऑफ हीट, ये कभी कभी वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारा गर्मी का जो यूनिट होता है, हीट का यूनिट होता है, वो क्या होता है, जूल होता है एसआई सिस्टम के हिसाब से, और कैलोरी होता है वो सीजीएस के हिसाब से। ये चीज पे नोट करना, अगर आपको उसको मिसमैच करके आ जाओगे आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। जूल एसआई के हिसाब से, कैलोरी सीजीएस के हिसाब से, ये चीज को प्लीज ध्यान देना। फिर हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, डायग्राम दे देगा और आपको बोलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, और आपको बारे में मतलब जो डायग्राम दिया रहेगा डायग्राम के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज डेफिनेशन है, A1 में हो जाएगा, और ये चैप्टर के भी जो सॉल्व न्यूमेरिकल से बच्चा लोग वो भी कर लेना, कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे हम लोग छठे चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी एक आसान चैप्टर है यार, 1 गो में आपको चैप्टर समझ में आ गया रहेगा, आपने जब पढ़ा रहेगा अच्छे से। अब देखो इसके क्या क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन और इसके ये 2 लॉ है, ये आप लोग को पढ़ना है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के बेसिस पे हम लोग को आई, आर और ई फाइंड करना है। तो डायग्राम देखो, एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है, एक लाइट आ रही है, लाइट गई पहले आई बन के इस तरफ, इस पॉइंट पे टकराई, पॉइंट पे टकराने के बाद लाइट बेंड हुई, फिर पॉइंट पे टकराने के बाद लाइट बाहर हुई। तो भाई ये फेनोमेना जो बना हुआ है, इस फेनोमेना के हिसाब से आई का, आर का और ई का क्या मतलब है वो मुझे बताना है। तो बच्चों लोग, आई का मतलब होता है इंसिडेंट रे, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी कभी आपको देखने मिलेगा 3 मार्क के लिए। तो आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट रे। आर का मतलब होता है रिफ्रैक्टेड रे, बिकॉज चैप्टर मेरा क्या है, रिफ्रैक्शन, तो वर्ड बन जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, सबके आगे वर्ड रे लगा देना, RAY रे। और ई जो हमारा होगा यहाँ पे इमर्जेंट रे, जो वापस से बाहर जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन प्रोबेबल है, 1-2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको आप कर लेना अच्छे से। अब हमारे पास कुछ और चीजें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है वो याद कर लेना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सम मीडिया का मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बने हैं, और पिछली बार एयर वाला क्वेश्चन आया था, तो एक बार आप देख लेना। एयर का वैल्यू है 1.0003, आइस का 1.31, पानी का 1.33, दारू का मतलब अल्कोहल का 1.36, बेंजीन 1.50, और डायमंड सबसे ज्यादा होता है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लिख के दिया, इनमें से पॉसिबल है एक आंख ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक टॉपिक है, इसमें से आपको खाली 4 या 5 पॉइंट याद करना है, सिंपल है, अपने ओन वर्ड से भी फ्रेम करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना यहाँ से। फिर हमारे पास कुछ और बातें हैं, लाइट के अंदर कौन से टाइप का रेडिएशन होता है। लाइट देखो, मैं लाइट लगा यहाँ पे, लाइट से रोशनी आपको दिख रही है, तो इस लाइट के अंदर भी हमारे पास एक रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट के अंदर जो हमारे पास रेडिएशन है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर ये वाला रेड लाइट, वॉयलेट लाइट, ये वाले क्वेश्चन भी अक्सर बनते हैं बच्चों लोग। तो रेड लाइट का मैक्सिमम रेड लाइट होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसका जो रेंज है वो है 700 नैनोमीटर। तो आपको ये तीनों चीज पता होना चाहिए, रेड लाइट ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ और इसका रेंज है 700 नैनोमीटर। तो उसी तरह वॉयलेट लाइट ये मिनिमम या स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है और इसका जो रेंज होता है 400 नैनोमीटर, ठीक है, NM का मतलब होता है नैनोमीटर। ये वाले क्वेश्चंस आपको बनते हैं। आखिरी 2 सवाल मेरे पास है, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बच्चों लोग बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। फिर हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष, जो आसमान में आप देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसमें जो कीवर्ड्स वाले आप देख लो, रेनबो हमारा बना हुआ है, हालांकि बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो मेन नेचुरल प्रोसेस है वो देख लो। इसके अंदर होता है डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होने के बाद हमारा रेनबो क्रिएट होता है। लेकिन आप अपनी बुक को रेफर करना, टेक्स्ट बुक को रेफर करना, ताकि आप अच्छे से इन सारे कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप आंसर बना लो। तो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने ही वाला है। चलो तो ये सारा चीज नोट कर लो, रिव्यू करते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो। 7वां चैप्टर देखो बात करेंगे हम लोग, ये है लेंस का, स्क्रीनशॉट मार लो पहले फटाक से। अब देखो 7वें चैप्टर में लेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, काम की बात है जो आपको बताऊंगा मैं।
सबसे पहले आपको पढ़ना है फोकल लेंथ का डेफिनेशन, एक लाइन का आंसर है, उसको पढ़ लेना। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन और इसका यूनिट होता है, तो इसका यूनिट ध्यान देना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, और डायोप्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर डी के साथ। फिर हमारे पास है रे डायग्राम वाला क्वेश्चन कि रे डायग्राम बनता कैसा है, मतलब कि कहाँ से रे किस एंगल में आ रहा है और कौन सा इमेज फॉर्म होगा, वो आप लोग अच्छे से करके जाना। फिर हमारे पास एक है लेंस फॉर्मूला, ये हमारा लेंस फॉर्मूला। कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का बनता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ह्यूमन आई, हमारी आंखों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका डायग्राम आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में 5, 6, 7 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आप उसी को रेफर करना, आपका काम हो जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है डिफेक्ट ऑफ विजन। आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों को आंखों का इश्यू होता है, कोई नज़दीक का देख नहीं पाता, कोई दूर का देख नहीं पाता, कोई नज़दीक और दूर का दोनों देख नहीं पाता, तो अलग अलग मसले मसाइल हमारे लोग को पाए जाते हैं। तो बच्चों लोग डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और इसमें देखो 3 प्रकार होते हैं। अगर मान लो किसी को नियर साइटेडनेस या मायोपिया नाम की बीमारी है, तो ये बीमारी का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। इसमें क्या होता है, जो नियर का यानी जो नजदीक का रहेगा वो दिखेगा, लेकिन जो दूर का होगा वो नहीं दिखेगा। बात समझे, नियर साइटेडनेस या मायोपिया वो बीमारी होती है जहां पे नजदीक का मेरे को दिखेगा, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये बोर्ड आराम से दिख रहा है बट दूर का नहीं दिखेगा। मान लो मैं क्लासरूम में बैठा हूं और मैं लास्ट बेंच पे बैठा हुआ हूं, तो मेरे को दूर का बोर्ड नहीं दिखता। आपने देखा रहेगा बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बेंच पे बैठे रहते हैं, टीचर मुझे आगे का दिख नहीं रहा है, तो टीचर बेचारी क्या करे, आगे बुला के उनको दिखाते हैं। तो ऐसी एक बीमारी होती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो उनको स्पेक्स या चश्मा दिया जाता है, उसमें जो लेंस होता है वो आंसर आपका है कॉनकेव लेंस। प्लीज ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और हाँ, इसका डायग्राम भी है टेक्स्ट बुक में, तो एक बार डायग्राम रेफर करना कि कॉनकेव के लिए कौन सा डायग्राम बोल रहा है और कॉन्वेक्स के लिए कौन सा डायग्राम बोल रहा है, ये बीमारी को ठीक करने के लिए। तो डायग्राम आप लोग टेक्स्ट बुक से रेफर कर लेना। डायग्राम कभी कभी डायग्राम सवाल पूछो, डायग्राम दिखा देगा, बोलेगा डायग्राम से कौन सी बीमारी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम दिखा तो उसको बोलेंगे मायोपिया, और इस मायोपिया को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंस। फिर हमारे पास है दूसरी बीमारी, इसका नाम है फार साइटेडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका अपोजिट होगा। मतलब इसमें क्या होगा, दूर का आपको दिखेगा लेकिन नजदीक का आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। दूर का आपको दिख रहा है, मतलब वहां पे क्या है आपको दिख रहा है, लेकिन जब नजदीक हम किताब पढ़ते हैं तो एकदम ब्लर दिखता है आंखों के। तो उस नजदीक को, मतलब जो हम लोग जैसे मान लो मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को नजदीक का दिखता नहीं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं ताकि उनको नजदीक का बराबर दिखाई दे। तो नजदीक का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का सहारा लेंगे। वापस से बच्चों लोग बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम को रेफर कर लेना, डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड टाइप आ जाओ, प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये अक्सर बढ़ती उम्र के साथ बीमारी है। जैसे अभी जब आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल हो जाती है, तो ऐसा देखा जाता है कि आंखों में ना, मतलब आंखों में पावर चला जाता है, तो ना दूर का दिखाई देगा ना नज़दीक का दिखाएगा। मतलब बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारी बढ़ जाती है वो हिसाब से। तो ऐसे ही बीमारी जब क्रिएट होगा तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद देख लो, यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता देना, 2 पॉइंट्स आसान है। फिर हमारे पास एक टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये आप लोग देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के आखिरी, मतलब जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में जो आखिरी 1-2 पेज में शायद ही दिया रहेगा, कंटेंट देख लेना, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और हाँ माय डियर, जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिव साइंटिफिक रीजन है वो यहाँ से कभी कभी पूछे जाते हैं, तो वो जो गिव साइंटिफिक रीजन दिया हो वो भी आप अच्छे से करना, स्क्रीनशॉट लेते रहो, डाउट्स है कमेंट करते रहो। और चलो अब बात करेंगे हम लोग 8वें चैप्टर में। 7 चैप्टर समाप्त हो गए, बात करेंगे 8वें चैप्टर में। 8वां चैप्टर हमारा है मेटलर्जी। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। तो मैं आपको वही सब बता रहा हूँ जो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो 8वें चैप्टर में जो हम लोग पहला कंटेंट हमारे पास है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इनके 4 पॉइंट्स आपको मिनिमम याद करने हैं। ठीक है, आसान आसान है, टेक्स्ट बुक रीड करना, जो आपको आसान इजी पॉइंट्स अवेलेबल हो। एग्जाम्पल 1-2 देख लेना और उसका आंसर आप फॉर्म कर सकते हो। यहां मैंने एक लाइन लिखा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ग्राफाइट इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन मिलेगा गुड और बैड, तो आपका सही जवाब है गुड। ये आपके टेक्स्ट बुक से मैंने लाइन निकाला, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर उसी के साथ टंगस्टेन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका है अराउंड 3422 डिग्री सेल्सियस। आप ये अंदाजा लगाओ कितना ज्यादा हीट होगा इसको मेल्ट करने के लिए। अगर कोई आम आदमी वहां पे जाएगा बच्चा होना, बड़ा मुश्किल है वहां पे टिकना, शायद तुरंत पिघल जाएगा, इसलिए बच के रहना। खैर, लेकिन आपको यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आंसर से मतलब है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई कौन सा वो मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है।
बहुत सारे ऑप्शन देंगे तो आपको टंगस्टन याद करना है। टंगस्टन इससे पहले भी आया था चौथे चैप्टर में, तो वो भी आप देख लेना। फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। इसमें बस 3 पॉइंट चाहिए आप लोग को, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, एक बनता है कटायन, एक बनता है अनायन, तो वो सब बातें आपको मिला जुला के 3 पॉइंट्स बनाना है। कुछ रिएक्शन वाली बात, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन ऑफ मेटल का देखना है, एक ऑक्सीजन के साथ और एक वाटर के साथ, ये दो अच्छे से देखना बच्चे लोग, इनमें से क्वेश्चन फंसते हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन दिखाओ और पानी के साथ मेटल का रिएक्शन दिखाओ क्या होता है, तो ये दो चीजें आप लोग अच्छे से करना। फिर एक रिएक्टिविटी सीरीज का चार्ट है, मतलब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे लेस रिएक्टिव है, तो आप वो चार्ट एक बार रेफर करना, और उस चार्ट से कभी कभी 1 या 2 मार्क के सवाल बनते हैं। फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयनिक कंपाउंड। वर्ड के अंदर अगर देखोगे आप, आयनिक कंपाउंड 2 आयन से बना हुआ, दैट मीन्स एक रहेगा कटायन और एक रहेगा अनायन। सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो मेरे पास सोडियम है पॉजिटिव चार्ज, और एक मान लो मेरे पास है क्लोराइड नेगेटिव चार्ज। अब जब इनका रिएक्शन बनेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा NaCl, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में नमक का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब एक पॉजिटिव वाला हम लोग बोलेंगे कटायन, नेगेटिव वाला बोलेंगे अनायन, तो दोनों के अंदर ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसका सही जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो हमारा NaCl का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो इसके ऊपर आपको 6 या 7 पॉइंट प्रिपेयर करना है, और ये वाला क्वेश्चन बच्चा लोग इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फिर हमारे पास है मेटलर्जी, गैंग, ओर्स का डेफिनेशन, एक लाइन का टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, उसको आप कर लेना। सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, तो उसमें सिर्फ आपको टॉपिक और डायग्राम को एनालाइज करना है। आपने देखा रहेगा फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ऐसा 3-4 टॉपिक्स है, तो आप लोग टॉपिक देख लेना और डायग्राम रेफर कर लेना, वो 1-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, तो पता ये चला चलो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जो ओर चाहिए वो क्या हमारा बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट ओर से हम लोग क्या करते हैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसकी इम्प्योरिटीज क्या है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या है जिससे हम लोग को एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में मिलेगा, तो वो वाला डिटेल आप कर लेना। यहाँ से ये बड़ा क्वेश्चन 4-5 मार्क का बन सकता है। अब देखो कुछ और हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है कोरोजन ऑफ मेटल, ये हमने कोरोजन पहले भी देखा था, एक बार फिर से आपके सामने आ गया। पैटिनेशन ऑफ कॉपर, एक लाइन का आंसर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एग्जांपल याद कर लेना। एलॉय का डेफिनेशन और एग्जांपल याद कर लेना यहाँ पे भी। और एमैलगम, ये आपके पास नया वर्ड है। एमैलगम का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग मर्क्यूरी को ऐड कराएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमैलगम। ठीक है, ध्यान देना चीज पे। और फिर लास्ट हमारे पास है गिव साइंटिफिक रीजन, जो आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है, बस चलो वो कर लेना। कभी कभी वो वाला क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, जैसे सोडियम मेटल वाला हो गया, पाइन ऑयल वाला हो गया, तो एक बार आप वो रिवीजन मतलब गिव रीजन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग को ये सारा काम करना है। तो ये सारे कंटेंट का बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं 9वें चैप्टर पे। बच्चों अब बात करेंगे 9 चैप्टर का। चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड। बच्चों लोग ये चैप्टर काफी मतलब कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया रहेगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड भी करवाऊंगा और देखो किस तरह के क्वेश्चन आप बन सकते हैं। अगर आप ये चार्ट अच्छे से कर लोगे, मैं बोलता हूँ कार्बन कंपाउंड से इसके बाहर से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही जाएगा। आप इसको अच्छे से रेफर करो और पढ़ लो। बात करते हैं यहाँ पे फटाफट। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या हो, आसान होता है, ये भी एक लाइन का देख लो आप लोग। फिर हमारे पास है कैटेनेशन पावर, कार्बन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन पावर। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 एटम्स रहेंगे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक कटायन होता है और एक अनायन होता है, तो दोनों का मिलकर जो चार्ज फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक कटायन है और एक अनायन है, तो जब कटायन और अनायन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए आप लोग, कैटेनेशन पावर समझ गए। फिर हमारे पास आता है अगला डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। फिर हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें बात होती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। फिर हमारे पास है आयुपैक का फुल फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये आपको आयुपैक का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज, जो सीरीज बनती है 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। और कभी कभी स्ट्रक्चर पूछता है ड्रॉ मीथेन, ड्रॉ इथेन, ड्रॉ बेंजीन एक्सेट्रा, ये आपको आना चाहिए। मैं आपको फटाफट बताता हूँ मीथेन कैसा बनेगा। ये देखो, 1 कार्बन, 4 जगह हाइड्रोजन लगा दो, ये हमारा बन गया मीथेन। सिंपल सा डायग्राम था, याद कर लेना चलो। फिर हमारे पास है इथेन। इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन, पहले 2 कार्बन बनाएंगे,
इनके बीच में एक बॉन्ड दे देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी 4 कर दो फटाक से, देखो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब हर जगह हम लोग क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हमारा बन गया हमारा इथेन। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे, आपको बनाना है। अरे एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन होता है हमारा रिंग स्ट्रक्चर। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये आ गया हमारा बेंजीन, मतलब ऐसा आपको हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाना है, फिर अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का पैटर्न आपको इस तरह दिखाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। अब अच्छा लोग आते हैं जो हमारे पास दो टेबुलर फॉर्म है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसी के आसपास आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करना है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेंट दिया है हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या बोल रहा है, ये हाइड्रोकार्बन दो वे में क्लासिफाई हुआ है, एक है सैचुरेटेड, दूसरा क्या है। तो बच्चों लोग जब एक सैचुरेटेड है, दूसरा क्या होगा मेरे पास यहाँ पे अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अनसैचुरेटेड। कोशिश करो कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं। अभी सैचुरेटेड नीचे यहाँ पे डैश दिया हुआ है और अनसैचुरेटेड यहाँ पे दिया अल्कीन। ये अल्कीन परिवार को बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर ये वाला क्या होगा, सो इसका आंसर आएगा बच्चों लोग, ये बनेगा आपका अल्काइन। यानी अनसैचुरेटेड मेरा होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड और अल्काइन रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर ये क्या रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स ये हमारा है अल्केन। ध्यान रखना, अल्केन अल्कीन अल्काइन। फिर हमारे पास इनका एक फॉर्मूला है CnH2n+2। सबसे अच्छी बात इस फॉर्मूला की बात क्या है कि भाई ये चीज तीनों में कॉमन है, देख लो CnH2n CnH2n, समझ रहे हो कि नहीं, तीनों में एक चीज कॉमन है। बट अभी मजे की बात क्या है मालूम है, यहाँ पे +2 दिया हुआ है, तो अब सोचना हम लोग को आगे क्या रहेगा, कि आगे +3 बनेगा +4 बनेगा। तो ऐसा शॉर्ट नहीं है, पहले वाले में +2 होता है, सेकंड वाले में कुछ नहीं होता, और थर्ड वाले में होता है -2। इतना आपको याद रखना माय डियर। CnH2n सेम कॉपी पेस्ट करना है। +2 दिया है अल्केन को, अल्केन में कुछ भी लगाना नहीं है, और अल्काइन मेरा आएगा -2। अच्छा, इसके ऊपर एक गाना ही बना हुआ था, मैं आपको गाना सुनाता हूं। इमेजिन करो C मेरा का है और H मेरा क्या है, हा, और दो और ना क्या है, ये हो गया दो और ये आ गया मेरा ना। तो एक गाना है ना, कह दो ना, देख रहे हो, कह दो ना +2, तो अल्कीन याद हो गया। कह दो ना अल्कीन हो गया, कह दो ना -2, आप लोग भी गाओ यार, मजा आएगा। तो ये हो गया मेरा -2। खैर संगीत थोड़ा बहुत चलता है। ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन सिंगल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे टेबुलर फॉर्म था, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। अब एग्जांपल देना है, इसका इसने एग्जांपल दिया इथाइन। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, अल्काइन में भी Y है और इथाइन में भी Y है, तो यानी हमारा फॉर्मूला मतलब एग्जांपल तैयार हो गया। तो देयरफॉर जब ये इथाइन बनेगा तो मैं भी यहाँ पे क्या लिखूंगा, इथीन। इथीन कैसे बना, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पे भी मेरे पास E प्रेजेंट है। तो अल्कीन के लिए एग्जांपल क्या बनेगा, इथीन। अब यहाँ पे अल्केन है, यानी सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देना है मुझे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इथेन। अभी आप देखो, इथेन इथीन और इथाइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब सॉल्व करेंगे ये वाला टेबल। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, चलो। अब बात करेंगे हम लोग ये वाले टेबल के बारे में। ऐसा भी क्वेश्चन आता है चलो, तो देख लो फटाफट क्या हो रहा है। इसमें दिया है कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर हम लोग को इसका आयुपेक नेम फाइंड करना है। आयुपेक नेम जो फुल फॉर्म था स्टार्टिंग में, उसके बारे में बात कर रहा है। इसका कॉमन नेम है इथिलीन, यानी यहाँ पे दो कार्बन है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। और हम लोग जानते हैं आयुपेक के हिसाब से अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन। ये देखो अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा अब इसको, यानी ये वाला एग्जांपल का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास दिया, डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, और ये हमारा इथीन होता है। तो ये बन गया हमारा इथीन। अब यहाँ पे मेरे पास आयुपेक में इथाइन दिया हुआ है, ये डैश है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दिया एसिटिलीन, यानी इथाइन का जो कॉमन नेम है वो एसिटिलीन है। अब बताना इथाइन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब जैसे कि वर्ड आ गया ई, इथाइन, इथाइन मतलब दो कार्बन की अब भी बात कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले दो कार्बन ले लूंगा, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा। ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे वाई दिया हुआ है। अब कार्बन की वैलेंसी को पूरी करेंगे, 3 यहाँ पे हो गया, बचा 1, तो एक हाइड्रोजन आ गया, 3 यहाँ पे हो गया, बचा 1, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथाइन का। अब वैलेंसी भी काउंट करना, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 वैलेंसी यहाँ पे हो गई, 2 यहाँ पे, 4 वैलेंसी कंप्लीट। सेम ये कार्बन देख लो, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 वैलेंसी मेरी कंप्लीट हो गई है। बाकी 3 सॉल्व कर, थोड़ा एडवांस लेवल का है। एसिडिक एसिड, ये केमिकल आपने सुना हुआ है। तो एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH, एसिडिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक एसिड। अब इसका हम लोग आयुपेक नेम लिखेंगे।
इस वाले ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से यहां पे मेरे पास कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का वर्ड क्या आएगा, इथेन। तो जब इसको हम लोग आईपेक के नेम के हिसाब से लिखेंगे तो इसका नाम बन जाएगा इथेन OIC एसिड, इथेनोइक एसिड। बच्चों इसका रूल होता है, तो रूल के लिए मुझे को इसका रूल होता है, तो आपको रूल तो समझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल रूल बताने का टाइम नहीं मेरे पास। मैं आपको फटाफट डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूं, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिले तो फटफट आप कर लोगे। खाली मोटा मोटा आप याद रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे OIC एसिड। अब यहाँ पे मेरे पास अगला दिया हुआ मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे मेरे को दिया है 2 डैश। देखो अल्कोहल जब भी बोलेगा इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, OH की बात कर रहा है, और मिथाइल मतलब क्या बात कर रहा है, एक कार्बन की बात कर रहा है। तो देयरफॉर ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा, CH3OH, ये बन गया मेरा मिथाइल अल्कोहल। अगली चीज, इसका अब आईपेक नेम क्या बनेगा, इसके अंदर कार्बन कितना, 1 है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड आएगा मीथेन, लेकिन हम लोग अल्कोहल लिख रहे हैं, तो अल्कोहल में क्या होता है, हम लोग मीथेन का ई रोक देंगे और अल्कोहल के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे OL, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल इस कंपाउंड का नाम बनेगा। अब यहां पे देखो आईपेक नेम दिया हुआ है प्रोपेन 2-ओन, प्रोपेन 2-ओन। तो अब हमें बताना है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मैं केयरफुली बनाऊं, प्रोपेन बोला हम 3 कार्बन की बात कर रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अच्छा एक चीज और, ये ONE1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है मेरा वो है कीटोन। ONE1 रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन, OL रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल, और OIC एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एक होता है मेरा AL रिप्रेजेंट करता है अल्डिहाइड, और अगर नाइट्रोजन रहेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा अमाइन। सो अब देखो प्रोपेन 2-ऑन की बात कर रहा है, मतलब प्रोपेन 2-1 की बात कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। तो प्रोपेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन बना दो। ये बोलता है सेकंड कार्बन पे कीटोन वाला ग्रुप है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन में मेरा कीटोन वाला ग्रुप आ गया। इसमें देखो चाहे आप यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, आपको हर बार सेकंड कार्बन पे कीटोन वाला ग्रुप मिलेगा। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी पूरा करना है। तो देखो ये कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ है, बचा 3 बॉन्ड, तो इसका आ जाएगा CH3 यहाँ पे। ये कार्बन का देखो एक बॉन्ड यहाँ पे बचा 3, तो इसका 3 आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये कार्बन देखो मेरा पूरा ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब बताना हमें जो इसका कॉमन है, जैसे इसका नाम मिथाइल अल्कोहल बना, तो इसका कीटोन के बेसिस में क्या बनेगा। तो आप देख सकते हो इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो कितना हो गया मेरे पास, 2 मिथाइल। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डाई मिथाइल, और ग्रुप कौन सा है मेरे पास, कीटोन, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। इज इट क्लियर। तो इस तरह चार्ट को अच्छे से रेफर करना, आपको जानकारी मिलेगा। कुछ और 3 एग्जांपल मेरे पास है, उनको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट सॉल्व करते हैं, जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले आप ये देखो, CH3 CH CH3 OH, वापस से OH आपको देखने मिला। OH का मतलब क्या हो रहा है, अल्कोहल ग्रुप की बात कर रहा है, यानी अभी इसका नाम जब मैं बनाऊंगा तो मैं OL वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। 3 कार्बन है तो नाम बनेगा प्रोपेन, और मुझे दिख रहा साफ साफ ये पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, और सेकंड कार्बन मेरे पास OH ग्रुप है। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन हम लोग पूरा लिखेंगे नहीं, ई इसका रोक देंगे रूल के हिसाब से, प्रोपेन का ई रोक दिया। कौन से कार्बन पे OH आ रहा, सेकंड कार्बन पे, तो लिखूंगा 2-OL। इस तरह आपको प्रोपेनॉल का नाम लिखना है, प्रोपेन -2-OL इसका नाम रहेगा। फिर एक और कंपाउंड यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ग्रुप है और एक क्लोरीन वाला ग्रुप है। ये हमारा क्लोरीन है, हैलोजन वाला ग्रुप। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो मेरे को ये देखना नंबरिंग है कहाँ से नजदीक आ रहा है। तो मालूम ये पड़ा, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड कार्बन। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, नजदीक कार्बन से आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये कौन से कार्बन पे क्लोरीन मेरा है, सेकंड कार्बन पे। तो हैलोजन वाले में रूल ऐसा बोलता है कि पहले आप ब्रांच को लिख लो, मतलब पहले जो हैलोजन है पहले इसको लिखो, फिर आपका जो पैरेंट नेम है वो लिखो। तो हम लोग पहले हैलोजन लिखेंगे, हैलोजन कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, तो क्या लिखेगा 2-क्लोरो। क्लोरीन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। तो 2 क्लोरो बन गया। अब बचा 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो इस तरह इसका नाम बनेगा आयोपेक 2-क्लोरोपेंटेन का। आखिरी एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ वो देख लो फटाक से। 5 कार्बन है और यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाला ग्रुप मतलब किसकी बात कर रहा है, वापस से कीटोन की बात कर रहा है। कीटोन यानी जब इसका नामकरण होगा लास्ट में क्या आना चाहिए, ONE1। कार्बन कितने हैं, 5। कौन से कार्बन पे आ रहा है, कीटोन वाला ग्रुप। ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड कार्बन। तो मैं इस तरह जाऊंगा जहां से हम लोग को नजदीक मिल रहा है। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पेंटेन, ई को रोक दूंगा। तो ई को हटाओ, पहले लिखेंगे डैश, कौन से कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे, फिर डैश, फिर लिखेंगे ONE1। तो इस तरह हमारा बन जाएगा पेंटेन -2-ONE1। तो माय डियर बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में से क्वेश्चन आपको गारंटीड कार्बन कंपाउंड्स के मिलेंगे। अच्छे से रेफर करना, अच्छे से स्टडी करना। आपके जो भी कार्बन कंपाउंड के 7-8 मार्क के क्वेश्चन है इसमें से ही फंसने वाले। तो बच्चे लोग इसको अच्छे से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आखिरी चैप्टर पे हम लोग आ गए,
और ये आखिरी चैप्टर हमारे पास है स्पेस मिशन। तो देखो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक से वो देख लो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं फटाक से एक बार और। देखो हम लोग ने 9 चैप्टर पूरा कवर कर लिया, तो आप लोग उसका नोट्स बना लो यार, एग्जाम का टाइम काफी करीब है, और उसको याद करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप अच्छे से उसमें स्ट्रांग हो जाओ। और मैं आपको बोलता हूं अगर आपने इतना अच्छे से काम किया होगा तो आप गारंटीड 35, 36, 37 मार्क्स स्कोर करोगे। हर एक पॉइंट, हर एक बातें मैंने आपको क्लियर बताई है, तो होपफुली आप उसको इस्तेमाल करोगे और आप लोग अच्छे से उसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। और यार दोस्तों को भी शेयर करो, सबको ये मौका मिले अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग स्पेस मिशन के बारे में। देख लो बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसके तो अपने ओन वर्ड से भी आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। देखो क्या क्या करना है हम लोग को। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, इसमें आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, आप लोगों को 5-6 पॉइंट का प्रेफर कर लो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है पहले आप वो बताओगे, और साथ में सुन लो बच्चों लोग, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो था स्पुतनिक, ठीक है। स्पुतनिक नाम का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। इसके बाद मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स और उसके फंक्शन। हर हमारे पास अलग अलग टाइप के सैटेलाइट होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो वो जो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में फ्लो चार्ट दिया हुआ है वो आप अच्छे से कर लेना। एक और एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बन सकता है, सैटेलाइट लॉन्च इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स विच लॉ, तो आंसर आएगा न्यूटन का 3rd लॉ। ध्यान देना, इस पे आपका एमसीक्यू सवाल बनने वाला है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान देना। फिर आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, कंप्लीट द टेबल वाला कुछ पार्ट दिया हुआ है, आप उसको रेफर करना, तो आपका स्पेस मिशन इतने में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हमारा साइंस 1 शॉर्ट लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो जितना भी क्वेश्चन दिया हो अगर आप ईमानदारी से करके जाओगे बच्चों लोग, मैं बोलता हूं आप लोग आराम से 35, 36 या पूरे 40 मार्क्स स्कोर करोगे। जो बोला हूं बच्चों लोग वही आएगा, समझ लो पूरे फिक्स मार्क्स है। बस आप लोग ईमानदारी दिखाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। मेरी दुआएं आप सभी विद्यार्थियों के साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।